हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और दूरी दूरी पे एक एक दो दो का गैप कर करके बैठा करो ताकि लास्ट तक पहुंच जाए। क्या चल रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी कल कहाँ लास्ट किया था, याद है? शायद उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के अभियान हो चुके थे। उल्टा खुल गया। क्या सर? ब्लैक। सही है। अकबर पढ़ना था। 1556 से 605। कल तक के सेशन में जो हमारी चर्चा अकबर में हो गई थी, उनके शुरुआती जो कार्य रहे और जितनी उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम की राजनीतिक अभियान या सैन्य अभियान था, यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी। आज के सेशन में सबसे पहली चर्चा हमारी, पॉइंट लिखिए, दक्षिण भारत का अभियान। अच्छा, छुट्टी दिवाली से छठ तक की कैसे करनी है? बीच में आप लोग आओगे? एकदम दिवाली से छठ तो बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा। तो दिवाली है 31st। हाँ, 31st से छुट्टी कितनी हो जाएगी? 7 को तो सेकेंड है, तो 7 को तो कोई आओगे भी तो शाम तक आओगे, तो क्लासेस 8 से। तो 7 उधर और 8 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी। हाँ, दिवाली में भी कहोगे कि 30 को जाना ही है, 30 को चल सकता है, पर तो ऑनलाइन सबको एक्सेस थोड़ी मिला होगा। सबको मिला है एक्सेस? जितने ऑफलाइन है उन सभी को ऑनलाइन का एक्सेस मिला है। हाँ, वही ना, सबको ऑनलाइन का थोड़ी एक्सेस मिला जाता है। जो ऑनलाइन क्लासेस लिए रहते हैं उन्हें एक्सेस मिल। अच्छा, हाँ, वो आप लोग होंगे ना। कोई नहीं, बात करते हैं। जब आप लोग ही हाथ खड़ा कर दिए, टीचर क्या ही कर सकता है। दिल्ली में ना दिवाली के नाम इन सब पे कोई छुट्टी नहीं। हम लोग जब क्लासेस करते थे कोई छुट्टी वहां नहीं होती है। वहां छठ के नाम पे अब छुट्टी होने लगी है। जब मैं शुरू में गई थी दिल्ली छठ की, तब छुट्टी भी गवर्नमेंट नहीं करती थी। दिवाली के नाम पे एक छुट्टी और दशहरा के नाम पे दसवीं को एक छुट्टी होती थी। वहां बहुत कम छुट्टी। यहाँ ही आप लोगों को आदत लगी है 8-8 दिन छुट्टी करने की। और ये क्या मतलब, डेट बढ़ गया तो 8 दिन घर जाओगे तो पढ़ोगे 8 दिन के? घर कौन पढ़ता है 8 दिन जाके? मतलब डेट बढ़ने का क्या मतलब है कि 8 दिन जाके घर पे रहोगे सब? पढ़ लिए बेटा, फिर हो रहा फ्री। लिखो, पहला शासक, मतलब पहला मुगल शासक जिसने दक्षिण का अभियान किया। कितना दूर घर है कि बीच में नहीं आ सकते? बिहार में ही है ना, आउट ऑफ बिहार थोड़ी हो। उत्तर का और उत्तर या दक्षिण? ईस्ट चंपारण। हाँ, ईस्ट चंपारण यानी मोतिहारी। मेरे को भी एक दिन वेस्ट चंपारण जाना। नेक्स्ट लिखो, कौन कौन से प्लेस थे जहां पर किया गया? खानदेश। छुट्टी के नाम पे स्माइल ऐसे आ रही है जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलने के लिए बुलाया होगा। कहीं किसी को बोल के तो नहीं आए हो छुट्टी में आना है? खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर,
गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन चारों पर जो है उसने अधिकार किया था। इससे पूर्व दक्षिण की तरह जो है अभियान नहीं हुआ था। अब लिखो कहाँ, पहला लिखो, सबसे पहले घटना फर्स्ट 1593। ये कहाँ गई है ये? हाँ, कल किसी और को देखा था। क्लास के बीच कौन जाता है गैप बात करने? मैं परसों आ रही थी, कौन, किसको, आप ही तो थे। इतना इम्पोर्टेंट कौन सा कॉल आ जाता है जो क्लास के बीच में जाना है? महान लोग। ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में भी हो ना, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना, पहले याद हो। एक दिन मैं आ रही थी, अपनी घटना बता रही हूँ, तो उस ऑटो में सिर्फ मैं थी और एक लड़का था, बहुत कम एज का था, मतलब विद इन 18 19 का, मतलब एकदम पंख लगने वाला बच्चा था। तो उसकी बंदी का वीडियो कॉल आ गया एक, तो तभी मेरे को मन किया उसे रैप्टे खींच के दे दूं कि बेटा इतना तो पता होना चाहिए किस प्लेस पे वीडियो कॉल रिसीव करना चाहिए। उसने रिसीव कर लिया। तो हरी वाली ऑटो में 3 लोग में तो पूरा भर जाता है, तो मैं 2 ही थे, तो मैं मतलब इतना बीच बीच में बैठे थे, तो वो उसे मेरा कोई ड्रेस का थोड़ा सा भाग लड़की को दिख गया, गलती से दुपट्टा या जो भी दिख गया। अब वो बोले बार बार कि दिखाओ कौन है, मतलब उसे शक उस पे कि तुम मतलब मुझे छोड़ के किसी और को घुमा रहे हो पटना में, अब कहाँ की थी मेरे को नहीं पता। वो बार बार कहे, वो कहे कि कैसे, और उसकी तुलना में मैं बहुत बड़ी भी, तो वो बोले कि पागल है क्या, कि किसको कैसे दिखाऊं, किसी और को कैसे। और वो बार बार जिद किए जा रही है, दिखा तू किसके साथ घूम रहा है, तू किसके साथ घूम रहा है। मेरा मन हुआ पहले तो कि बोलूं कि बेटा तू दिखा ही दे कि कौन बैठा है। फिर मैंने बोला छोड़, ये उम्र का दोष है, वो भी जिस उम्र में। फिर मेरा मन हुआ सलाह दूं कि बेटा क्यों है इसके साथ, जीवन में क्या कमी पड़ी है? बहुत बतेरे पड़े हुए हैं या पड़ी हुई हैं? तू ना सही कोई और सही वाली बात। हाँ, कोई और ना सही कोई और सही, कोई ना कोई तो मिलेगा, इतनी भी क्यों कमी पड़ी है कि यार ऐसे रिलेशनशिप में रहने से सिंगल मर जाना ना बेहतर है, जहां तुम्हारे सामने वाला इतना अंडरस्टैंड नहीं है। एक तो देखो दिमाग की गाड़ी में कर दी वीडियो कॉल, इतना नहीं पता कि किस जगह पे कैसे बात करते हैं, ऊपर से जिद किए जाए दिखा दिखा दिखा, पागल। मैंने बोला मर जा। हाँ, मैं तो ऐसे को मन सीधे रैप्टे देने का मन करता है। 1593, तो ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। रिलेशनशिप में रहना अच्छी बात है, पर अपना एनर्जी खाए कोई, अपना आपका दिमाग कोई खा जाए, इससे बेहतर है अपने दिमाग का यूज किसी और चीजों में कर लें। जो इतना अंडरस्टैंड नहीं हो सकता कि आप कब बिजी हो सकते हैं, आपका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ऐसे। और शक वाले रिलेशनशिप में कभी नहीं, कुछ दिन बाद वो जाएगा या जाएगी ही, देखो दोनों ही में होगा। जो शक के रिलेशनशिप में यही होता है, जाएगा या जाएगी वाली, उससे पहले ही जाने का मौका दे दो। नेक्स्ट तो लिखो शहजादा मुराद, ये जो हुई थी शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम, मतलब ये पहला अभियान हुआ दक्षिण भारत का। लिखो तब तो, कहानी तो कहानी लिखोगे तो बता रही हूँ ना। हाँ, फर्स्ट लिख के 1593, अहमदनगर लिख लो। अहमदनगर, अब्दुल रहीम खान खन्ना व शहजादा मुराद के नेतृत्व में, अब्दुल रहीम, इतना भी लिख सकते हो, वह मुराद खां के नेतृत्व में। फिर लिखो 1593 सेकंड। अब क्या हुआ कि अहमदनगर पर घेरा किसने डाल लिया 1595 में? 1595 पर मुगलों ने जो है अहमदनगर पर घेरा,
और यहां पर अब बताओ कि अहमदनगर में नेतृत्व कौन कर रहा था, वहां का शासक कौन था? अहमदनगर से किस शासक के नेतृत्व में रहा उस समय, कौन था थी, याद करो कुछ भी। थी, थी, दुर्गावती तो वहां के थे, वो तो उनके पति मरे थे। चांद बीबी यहां से कर रहे थे, चांद बीबी, लिखो। अब इसी में लिखना पॉइंट। 1596 में चांद बीबी और मुगलों के मध्य एक संधि की गई। 1596 में चांद बीबी और मुगलों के मध्य एक ट्रीटी साइन की गई, यानी संधि की गई, जिसमें बरार का क्षेत्र मुगलों को सौंप दिया गया, जिसमें बरार का क्षेत्र मुगलों को सौंप दिया गया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों पश्चात ही 1596 में संधि होने के कुछ दिनों पश्चात ही, जो संधि में कुछ नियम होते हैं कि ये करेगा, आप इस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम आपके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, या हम आपको किसी दूसरे, मतलब जो भी संधि में था उसमें उल्लंघन कर दिया जाता है, तो क्या होता है, पुनः मुगलों द्वारा, लिखो अब फिर 96 में ही लिखो कि संधि का उल्लंघन करने के कारण, संधि का उल्लंघन होने के कारण पुनः अहमदनगर पर आक्रमण। और जब पुनः आक्रमण किया जाता है तो जो मुराद था, जिसने नेतृत्व किया था, ये अधिक शराब पी लिया था और यहां पर इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब दोबारा आक्रमण हुआ था उस समय मुराद की मृत्यु हो जाएगी, और मुराद के स्थान पर वहां एक व्यक्ति और आ जाएगा जिसका नाम था, लिख लो, दानियाल। दानियाल आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि लास्टली क्या होता है, खान एक खाना पहले से वहां था ही, उन दोनों के बीच मतभेद होने लगता है। तो लिखो, एक लास्ट पॉइंट लिखो कि अंततः बादशाह अकबर व अबुल फजल द्वारा अहमदनगर का नेतृत्व किया गया। अंततः बादशाह अकबर व या एवं अबुल फजल द्वारा नेतृत्व किया गया, यानी कि अंततः अहमदनगर का नेतृत्व किसने किया, स्वयं अकबर ने, और उनका जो एक नौरत्न में कौन था, अबुल फजल, उन दोनों ने किया। नेक्स्ट अब लिखो 1601 यानी 1601 में असीरगढ़ के आसपास का क्षेत्र, अब दूसरा आक्रमण, पहला किससे हमने पढ़ा, अहमदनगर से अभी तक पूरी घटना हुई, दूसरा लिखो 1601 असीरगढ़ के क्षेत्र पर, या क्षेत्र को, असीरगढ़, दक्कन में एक क्षेत्र है असीरगढ़, ये असीरगढ़, असीरगढ़ को अकबर ने जीत लिया। दानियाल आ गया था, दानियाल, दानियाल, लेकिन दानियाल, दानियाल जो था और इसके बीच मतभेद हुआ था, किसका, खाने खन्ना, तो फिर किसे लाया गया, स्वयं अकबर आ गया अबुल फजल के साथ नेतृत्व करने। तो असीरगढ़ पर अकबर ने जीत हासिल कर या जीत लिया, और इसी के में कहा जाता है कि अकबर ने सोने की चाबी से जो है असीरगढ़ के किले को खोला था, सोने की चाबी से। तो लिख लो बस कि जीत लिया, चाबी से खोला या नहीं वो प्रश्न नहीं बनेगा। नेक्स्ट लिखो बीजापुर। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने, नेक्स्ट पॉइंट है, बीजापुर के शासक आदिल शाह ने स्वयं अकबर की
सर्वोच्चता स्वीकार कर ले। और ये दानियाल था कौन पता है? अकबर का ही पुत्र है, क्योंकि राजा के पुत्र भी तो बहुत अधिक संख्या में होते थे, तो दानियाल उनका पुत्र ही था। और स्वीकार करने के बाद अपनी पुत्री से, बस सुन लो, आदिल शाह ने अपनी पुत्री से दानियाल के विवाह के लिए हाथ मांगा था अकबर से। नेक्स्ट लिखो, हाँ लिखो। स्वयं बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अकबर की सर्वोच्चता या अधीनता, कुछ भी लिख सकते हो, सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। कोई दिक्कत हो रही है? फिर से बोल देना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। वरना एक दिल्ली में टीचर आते थे, वो 2 बार बोल देंगे, उसके बाद तुम कुछ भी कर लो, कहेंगे नहीं बोल, लिखो तो लिखो, नहीं तो 2 बार बस बोलते थे। वो आते थे 10 दिन पढ़ाने, खौफ में पढ़ाते थे। हो गया? अब लिखो, अंततः बुरहानपुर, अहमदनगर, अंततः बुरहानपुर, अहमदनगर, असीरगढ़ और बरार मुगलों के अधिकार में आ गया। यानी दक्कन में किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया उसने? असीरगढ़, बरार, अहमदनगर और बुरहानपुर पर, चारों पर जो है अधिकार कर लिया। अब ये हो गया अकबर का सैन्य अभियान। अब हमें देखना है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। लिखो, अकबर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिस्टम था उसके यहाँ, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में उसने सबसे पहला सुधार का कार्य क्या किया था? अकबर द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहला सुधार का कार्य क्या और नया? मनसब व्यवस्था या मनसब प्रथा, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत। मनसब जो शब्द होता है, याद रखना, इसका अर्थ ही होता है, अगर हम पूछा जाए शाब्दिक अर्थ क्या होता है मनसब का, तो इसका अर्थ होता है पद से। किसी पद के लिए मनसब शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये शब्द जो है मध्य एशिया से आया है, क्योंकि ये मूल रूप से कहाँ के थे? मध्य एशिया। तो उज्बेकों से लिया हुआ प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि उज्बेक ही जो है दशमलव प्रणाली पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाते हैं। सिंपल भाषा में दशमलव प्रणाली यानी 1 से 9 तक, फिर 10 to 19 ऐसे करके जो चलता है उसके लिए होता था। यानी 10 to 90 नहीं, 99 तक चलेगा, 2 अंक वाला, फिर 100 to 199 ऐसे, मतलब 999 तक, हाँ वो होता था। अब इस प्रथा में था क्या कि सबसे पहले क्या किया, जब इस प्रथा की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी, कब की गई थी मनसबदारी प्रथा? 77 में, जहां तक 1577 में, जहां तक मैं याद कर पा रही हूं, एक बार देख लूंगी, 77 में। तब ये एकल प्रणाली पर था, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक ही प्रणाली था जिसमें पद और ये सब होते थे, यानी वो व्यवस्था एकल प्रणाली कहलाती थी। एकल प्रणाली पर जो है लाया गया। लेकिन इसमें सुधार करते हुए 1592 में इसने क्या कर दिया? द्विवर्गीकरण कर दिया। और द्विवर्गीकरण कुछ नहीं था, वो था जात एवं सवार, ये 2 था। जात, अब जात क्या होता था? सैनिकों का, जैसे कि हमने हुलिया और दाग प्रथा देखी थी अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी के यहाँ। वहां क्या था? हुलिया जो होता था वो सैनिकों का लिया जाता था, दाग यहाँ घोड़ा। यहाँ सवार से मतलब था कि कितने घुड़सवारों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या से।
और यहां जात से सैनिकों की हैसियत, हैसियत का मतलब हम लोग भी कहते हैं कि अपनी हैसियत देखना या उसकी हैसियत ऐसी है, क्या होता है कि कहाँ से है, क्या वंशानुगत तरीके से वो लोग सेना में ही, जैसे कि पठानों को माना जाता है, राजपूतों को माना जाता है, गखरों को माना जाता है कि ये मूल रूप से वंशानुगत तरीके से सेना में ही रही हैं, तो ये जो सैन्य कार्य करते हैं वो सही, तो उनका इसके अलावा जात में ही इनकी वेतन वगैरह भी रखी जाती थी, यानी सैनिकों को जो वेतन या जागीर दिया जाता था, क्योंकि वेतन जो है दो तरह से इसे दिया जाता था, जागीर के रूप में भी दिया जाता था और किस रूप में भी दिया जा सकता था, वेतन नकद के भी रूप में दिया जा सकता था, बड़ा होता है जागीर, ठीक। तो ये रखा जाता था जात और ये सवार। तो अब यहां पर जो मनसब होता था उसका वर्गीकरण और किया गया था कि किसने कितने मनसब। वैसे अबुल फजल के रचना कौन सी है, अबुल फजल की रचना अकबरनामा। अकबरनामा में ये वर्णित है कि 66 यानी 66 जो है इस प्रकार के थे, लेकिन जो सामान्य माना जाता है तो जो मनसबदार होते थे वो 33 वर्गों में होते थे, कितने में, अलग अलग। और इनकी शुरुआत जो होती थी 10 से लेकर 5000 के बीच होती थी, यानी जो सबसे कम जिसको मनसब दिया जाएगा उसे 10 दिया जाएगा और सबसे अधिक मनसब जिससे दिया जाएगा वो 5000 दिया जा सकता था। तो इनमें टोटल 10 से 5000 तक होता था, ठीक। लेकिन इससे भी जो है 3 स्तरों पर विभाजित किया जाता था, जो मनसब व्यवस्था है इससे भी 3 स्तरों पर विभाजित करके रखा जाता था, जिसे हम उच्च कह सकते हैं, मध्यम कह सकते हैं यानी मिडिल, अपर, और निम्न यानी लोअर। अब उच्च में कितना हो सकता है मनसब, तो कहा जाता है कि अगर ये जो मनसब होता था ये 2500 से 5000 के बीच अगर किसी के पास मनसब रहता था तो वो मनसबदार ऊंच वाले कहलाते थे। कितना, 2.5 से 5 होगा तो 5000, ठीक। मध्यम में है 5000, सॉरी 2500 से 500, और इसमें 500 से कम, मतलब वही, हाँ 10 रख सकते हो, सिंपल 10। ये 3 वर्गीकरण, और यहां से एक बार प्रश्न बना हुआ है कि कैसे विभाजन, पर कुछ स्रोतों जिसमें एक अबुल फजल की रचना अकबरनामा में जो माना गया है कि 66 वर्गों में रखा गया था, इसी आधार पर अलग अलग मनसबदार जो हैं नियुक्त किए जाते हैं। एक बार मैं प्रणाली को देख लूं कब क्या लागू हुआ था। जी बिल्कुल सही है, एकल प्रणाली जो थी 77 में, और उसमें जो है ये बिल्कुल सही। अब कुछ पॉइंट्स जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्या था। तो ये अच्छा, अब ये जात और सवार का ये तो एक पहला स्तर हो गया जो विभाजन का मनसबों का किया गया, लेकिन जात एवं सवार जो था इसमें भी हमें जो है देखने को मिलता है कि किस तरह से इसे वर्गीकृत किया गया था। तो लिखो, ऊंच में क्या होता था, जितना जात उतना सवार, इसे भी 3 भागों में बांटा गया था, उच्च, मध्यम, मिडिल और निम्न। हाँ, जितना जात यानी सेना जितनी उतना ही उसको घोड़ा दिया जाएगा, तो ये होता था जात इक्वल सवार, उसे कहा जाता था। सबसे उच्च जो होते थे उन्हें जात जितना, जितने सैनिक उतने ही उनके पास घोड़े होंगे। दूसरा लिखो, सवार की संख्या, यानी यहां क्या होगा, घोड़े आधे हो जाएंगे, जात का आधा सवार, यानी जितने सैनिक होंगे उसके आधे क्या देखे दिए जाएंगे, उनको घोड़े दिए जाएंगे। और निम्न वालों में क्या होता था, आधे से कम होता था, आधा सवार हो सकता है या आधे से अधिक भी हो सकता है, आधे से अधिक भी। कभी कभी मान लो कि 10 है तो उसके 12 भी घोड़े दिए जा सकते हैं। और एक होता था इसमें जात से, सॉरी, जात के आधे से कम जब हो जाएंगे,
यानी 10 है तो 4 3 कुछ भी हो सकता है। अगर ऑप्शन एक संख्या 10 रखा जाए जात की यानी सैनिकों की, तो 3 4 कुछ भी जो है वो रख, तो वो निम्न में आते थे। लेकिन इसी व्यवस्था में जब हम जाते हैं औरंगजेब के शासनकाल में, तो औरंगजेब ने एक सुधार का कार्य मनसब में लाया था, जिसे मशरूत मनसब कहा जाता है। जब हम औरंगजेब के शासनकाल में जाएंगे तब वहां पढ़ेंगे। उसमें क्या होता था कि विशेष परिस्थिति में, मान लो अचानक कोई युद्ध की स्थिति हुई या कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति हुई, तो वैसी परिस्थिति में यानी कि किसी भी कंडीशन में जो कि एकदम से आ गई, तो वैसे में क्या की जाती थी कि जो सवार की संख्या है वो जात से अधिक की जाती थी, यानी घोड़े अधिक रखे जाते थे। मान लो युद्ध में घोड़े मर गए, तो कम से कम घोड़े इतने हो कि हमें युद्ध से पीछे हटना ना पड़े। तो वो विशेष परिस्थितियों में होता था, और वो औरंगजेब के शासनकाल में हमें देखने को मिलेगा। वो अकबर के शासन जो कि मशरूत मनसब कहलाता था। अब लिख लो मनसब से जुड़े कुछ फैक्ट्स, और उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं धार्मिक नीतियों पे। लिखो पहला, मनसब द्वारा सैनिक, सामंत, नागरिक, सेवक सभी को मनसब द्वारा सैनिक, सामंत, सामंत पूंजीवादी जो लोग होते हैं, नागरिक, सेवक सभी को एक ही सूत्र में बांधा जाता था। जितना अधिक मनसब वो उतना बड़ा अधिकारी में हो सकता है, क्योंकि सबसे अधिक मनसब उसके पास रहेगा, उसके पास सैनिक सबसे अधिक रहेगा, घोड़ा तो वो जो है सबसे मजबूत माना जाएगा। नेक्स्ट लिखो, मनसबों को नकद व जागीर दोनों में ही वेतन दिए जाते थे। मनसबों को नकद व जागीर दोनों में ही वेतन दिए जाते थे। और जो जागीर में दिया जाता था वेतन, कहीं मैंने लिखा था जब जागीर में वेतन दिया जाता था तो वो वतन जागीर कहलाता था। वतन जागीर कहलाता। एक और पॉइंट लिखो, दृष्टि दाह प्रथा एक थी जो अकबर के समय, दृष्टि दाह सिर्फ लिख लो, दृष्टि और दाह, ऐसे दृष्टि और दाह। ये क्या होती थी प्रथा? प्रत्येक सवार को 2 घोड़े दिए जाते थे। यानी एक जो सैनिक, यही होता था ना घुड़सवार, एक जो जात रहेगा यानी उसे 2 घोड़ा दिया जाएगा। वो इसीलिए दिया जाता था कि युद्ध में जो है वो दाह दृष्टि कहलाती थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक नीतियां लिखिए। धार्मिक व्यवस्था या नीतियां, अकबर कालीन धार्मिक व्यवस्था या नीतियां, रीजनल सिस्टम या पॉलिसी, कुछ भी। पहला लिखो, सबसे पहला, सुलह ए कुल की नीति। धार्मिक व्यवस्था जिसमें सबसे पहला सुलह ए कुल की, लिख लो, सार्वभौमिक समन्वय की विचारधारा से प्रेरित। सार्वभौमिक समन्वय या सहिष्णुता भी लिख सकते हैं। सार्वभौमिक समन्वय की विचारधारा प्रेरित। सबका साथ और सबका विकास। क्योंकि यहाँ पर इसलिए माना जाता है कि शुरू से ही ये जो है कट्टर स्वभाव का अकबर के न होने के पीछे कारण, जैसे कि ये लोग तो सुन्नी मुसलमान, मुसलमानों में 2 होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी।
सुन्नी को माना जाता है जो सुनी सुनाई बातों पे करते हैं, लेकिन जो तार्किक बातें करते हैं वो शिया संप्रदाय होता है। तो जो बैरम खां था वो शिया संप्रदाय से था। हुमायूं के शासनकाल में हमने देखा था और अकबर, उन दोनों ने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे देखा जाए कि बाकी धर्मों के प्रति वो कट्टर रहे, चाहे वो बाबर का या हुमायूं का। जबकि औरंगजेब के शासनकाल में साफ साफ दिखाई देगा कि हिंदुओं के प्रति उसकी नीति जो थी वो कट्टर नीति थी। भले ही सबसे अधिक हिंदू उसी के शासनकाल में थे, लेकिन कट्टर तो था वो। उसके अलावा ये खुद चिश्ती संप्रदाय के जो थे शेख सलीम चिश्ती को अपना अकबर गुरु मानते थे, तभी तो ये अजमेर के दरगाह पे जाते थे और वहीं से तो उन्होंने मांगा था, जब पुत्र जहांगीर होता है तो उसका नाम सलीम रखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सार्वभौमिक सहिष्णुता भी कह सकते हैं सभी धर्मों के प्रति जो था इनका, या फिर समन्वय की विचारधारा से प्रेरित था। नेक्स्ट लिखो। 1562 यानी कि 1562 से, लिखो मत 62 के कार्यों को करने से पहले पहले सुन लो। 1562 तक पेटीकोट शासन में कहां तक माना जाता है, वैसे 64 तक, क्योंकि जब वो मर जाता है मुअज्जम, जब उसे फांसी की सजा होती है तो पूरी तरह वो गुट समाप्त हो जाता है। लेकिन 62 से ही कहीं ना कहीं एकदम सक्रिय रूप से अकबर जो है शासनकाल में आ जाता है। इधर बैरम खां 61 में मर जाता है और धीरे धीरे वो गुट जो है वो निष्क्रिय होने लगता है, पेटीकोट शासन के अंतर्गत जितना गुट था, और 1564 से तो वो समाप्त हो जाता है। तो उसने जो जो कार्य किए उसमें से लिखो, पहला 1562 वाला, दास प्रथा पर रोक। अंत नहीं हुआ था, याद रखिएगा, सिर्फ रोक लगाई गई है, यहाँ कोई दास प्रथा का अंत नहीं किया गया है। दास प्रथा कब जाकर अंत होता है? हाँ, एलन बरो के समय में। नेक्स्ट लिखो 63, 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1563 तीर्थ कर यात्रा की समाप्ति। 1564 जजिया कर समाप्त। और जजिया कर समाप्त करने के ब्रैकेट में लिख लो प्रथम मुगल शासक है जिसने जजिया कर को समाप्त किया है। बाबर और हुमायूं के समय हिंदुओं पर जजिया कर आरोपित किया जाता था। नेक्स्ट लिखो 1575 इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाना नहीं होता है, इबादत करना, इबादत खाने की स्थापना। ब्रैकेट में लिख लो फतेहपुर सिकरी में है। शुरुआत में जब इबादत खाना बनाया गया फतेहपुर सिकरी में, तो क्या हुआ था, सिर्फ सुन्नी जो मुसलमान थे, जिस वर्ग से ये लोग आते थे, उन्हीं को शामिल किया जाता था। लेकिन उससे क्या हुआ कि लोगों में मतभेद होने लगे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अकबर को लेकर लोगों के मन में ऐसा आने लगा कि ये अपने जो वर्ग हैं उनको जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, इबादत खाना, याद रखिएगा, लिख लीजिए, सभी धर्मों के लिए खुला था। 1578 और 69 से ऐसा किया जाता है। कहीं कहीं 78 भी है, उन तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो 78 69। अब इसमें मुख्यतः जो धर्म के लोग शामिल थे, मुसलमान तो थे ही, इसके अलावा जो लोगों में थे, लिख लो हिंदू, पारसी और जैन। बौद्ध से कोई हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता। लिख लो हिंदू, पारसी समूह, जिसके कौन थे अभी जिनकी मृत्यु हो गई, हाँ, और जैन, क्योंकि इनके कुछ लोग। एक पॉइंट और इबादत खाने में लिखो, प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा। धार्मिक चर्चा, क्योंकि ये धर्म से संबंधित था, तो ये इसीलिए तो खोला गया था
सभी धर्म के लोग जो है धार्मिक चर्चा, और इसमें ऐसे नहीं आम जनता नहीं शामिल होती थी, याद रखिएगा, इसमें सभी धर्मों का जो महत्वपूर्ण लोग होता है, जैसे कि हिंदुओं में पुरोहित वर्ग हुआ, मुसलमानों में उलेमा जो वर्ग हुआ, ये सभी यानी मेन लोग जाके शामिल होते थे। अब लिखो 1579, नहीं ये पहले ही मुझे लग रहा है कर दिए थे, शायद 76 वगैरह में ही इबादत खाना में शामिल होने लगा था, वो ईयर काट देना, ऐसा कुछ वर्णन, वो शुरू में ही कुछ ही समय सुनी शामिल हुए थे। अब लिखो 1579, मजहर की स्थापना, महजर, महजर होता है शब्द या मजहर, मजहर होता है, हाँ, मजहर की स्थापना, मजहर। अब लिख लो, एक सेंटेंस लिखना है, किसी भी धार्मिक विषय पर, मजहर में क्या था, किसी भी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के मध्य, यानी जो उनके विशिष्ट पर्सन होते थे उनमें अगर मतभेद होता था, किसी भी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं में मतभेद व विवाद होने पर अंतिम निर्णय बादशाह का, जैसे कि हिंदू धर्म के होंगे तो वो बोलेंगे हम ज्यादा सर्वोच्च हैं, हमारे नियम जो रीति रिवाज सिख है, मुसलमान अपना कहेंगे, पारसी अपना करेंगे, तो अंतिम निर्णय जो लेता था वो बादशाह यानी शासक लेता है। वहां एक लिखो, जब बादशाह से लिखना, बादशाह के निर्णय कुरान पर आधारित नहीं। अब ऐसा नहीं कि क्योंकि जब वो कुरान पे आधारित निर्णय देगा तो वहां क्या होगा, मुसलमानों के हित में लगेगा, तो लिख लो कि बादशाह का निर्णय कुरान के हित में या कुरान से संबंधित नहीं, ये नहीं कि कुरान में जो उल्लेख है वही वर्णन कर रहा है। अब इसी समय जो है अकबर ने जब मजहर की घोषणा की तो उसने अपने आप को एक उपाधि धारण की थी, जिसे मतलब खलीफा जो अपने आप को उपाधि धारण करता था, वही उपाधि अकबर ने स्वयं को दी। तो लिख लो उपाधि क्या ली थी, अमीर उल मोमिनिन, अमीर उल मोमिनिन, अमीर उल मोमिनिन। एक मिनट, इमाम ए आदिल, इमाम ए आदिल, ये उलेमा वर्ग यानी उलेमा ने अकबर को, अकबर ने ये उपाधि तो स्वयं ले ली जो कि खलीफा लेता था, तो ये उपाधि वो स्वयं लिया था अकबर, लेकिन इमाम ए आदिल की उपाधि उसे जो है उलेमा वर्ग द्वारा दी गई थी।
एकेश्वरवाद पर बल, यानी एक ही ईश्वर की बात हुई। इसमें पॉइंट लिखो, दीन ए इलाही के अंतर्गत क्या क्या था? एकेश्वरवाद पर बल। 1582 दीन ए इलाही, जिसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है, लेकिन तौहीद ए इलाही जो जिसने नाम दिया, वो नाम दिया गया था अबुल फजल और बदायूनी द्वारा। तो एकेश्वरवाद। दूसरा लिखो, सामाजिक व धार्मिक समन्वय स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या था अगर पूछा जाए? दीन ए इलाही का पर्पस क्या था, उद्देश्य तो क्या था? सामाजिक व धार्मिक समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट लिखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था ना, दीन इलाही को एक नया धर्म शुरू किया गया है, अकबर द्वारा एक नए धर्म की शुरुआत की गई है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था नए धर्म की शुरुआत करना, पर यहाँ पर दीन ए इलाही का उद्देश्य कतई किसी नए धर्म की शुरुआत करना नहीं था, बल्कि सामाजिक धार्मिक समन्वय, एकता स्थापित करना था। लेकिन इसे धर्म क्यों नहीं माना गया, इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है, क्योंकि कोई भी धर्म कब माना जाएगा? जब उसका अपना कोई एक ग्रंथ होना चाहिए। कम से कम हर धर्म का एक अपना ग्रंथ होता है। जैसे हमारा महाकाव्य रामायण और महाभारत है, मुसलमानों में कुरान है, ईसाई में बाइबिल है। तो बोला गया कि ये क्यों नहीं धर्म माना जाए, इसके पीछे मत जो दिया गया, लिखिए, इसे धर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे धर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कोई कर्मकांड, कोई ग्रंथ या कोई पुरोहित वर्ग नहीं है। इससे एक नया धर्म या धर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कोई कर्मकांड, कोई ग्रंथ, कोई पुरोहित नहीं है। नेक्स्ट, और इसी के बाद बदायूनी ने अकबर को काफिर कहा था। लिखिए, बदायूनी ने अकबर को काफिर कह या काफिर घोषित किया कि ये एक ऐसा शासक है जिसे मतलब खुदा को नहीं मान रहा है, इसीलिए काफिर कहा। अब लिख लो, दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? मतलब एक व्यक्ति था, लेकिन वैसे नहीं था कि वो उसका नियम बनाता था। लेकिन अगर किसी को दीन ए इलाही में, ये पता है ना कि दीन ए इलाही को कबूल करना पड़ता था। अगर आप दीन ए इलाही का सदस्य बनना है तो आपको 2-3 नियम मानने पड़ते थे। उसमें ये होता था कि अगर आप दीन ए इलाही का अंग बनते हैं तो उसमें आपको एक कैप पहनाया जाता था जिसपे कुछ प्रतीक चिन्ह होता था, और मतलब जिसके सामने करोगे, जो प्रधान पुरोहित था इसमें अबुल फजल, तो अबुल फजल के सामने जो अकबर, वो कुछ नहीं, जो शाम या कितने घंटे में, कुछ नहीं, एक स्पीकर में वो लोग बोलते हैं, हाँ, तो उसमें एक शब्द नहीं आता है जैसे बोलते हैं अकबर ए कुछ, वो शब्द बोलना होता था, वो दीन इलाही से। हाँ हाँ, तो वही शब्द बोलना होता था। हाँ, अल्लाहू अकबर जल्ले जलालू, क्यों हंस रहे हो? तो ये शब्द जो है उसी से। तो अगर कोई दीन इलाही का मेंबर बनना पड़ेगा तो उसे एक कैप धारण करना पड़ता था, और इसी शब्द को, जैसे पुरोहित, जैसे हम लोग का कैसे पूजा में बैठते हैं तो हमारा नाम पुकारवा के कुछ मंत्र कराया जाता है विवाह में या किसी भी, तो वैसे ही कराना था। खैर उससे प्रश्न नहीं बनेगा। लिखो, दीक्षा केवल रविवार को, मतलब जिसे भी इसमें दीक्षा ग्रहण करनी हो वो केवल संडे को कर सकता है। और दीक्षा धारण कौन करवाता था? वही अबुल फजल था, अबुल फजल द्वारा।
केवल रविवार। क्यों रविवार? क्योंकि अकबर का जन्म जो हुआ है, याद रखिएगा, रविवार को हुआ है। इसीलिए जहांगीर ने अपने शासनकाल में 2 दिन पशु हत्या पे पूर्ण बैन लगाया था। एक जिस दिन उसका राज्याभिषेक हुआ था गुरुवार, और एक रविवार जिस दिन उसके पिता का जन्म हुआ था, तो इसीलिए रविवार था। नेक्स्ट लिखो। ये सब नहीं पूछेगा, मतलब ये मैं समझा दे रही हूं कि किसी को समझना, तो यही जो है। अब लिखो, अब अगर आप उसमें जो है दीक्षा ग्रहण करेंगे, जैसे कोई भी किसी भी महंत का, संत का, साधु का दीक्षा ग्रहण करो, तो कुछ नियम वो बताता है कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी एक धीरेन्द्र बाबा हैं, उनके यहाँ भी जाओगे तो कुछ ना कुछ बोल ही देंगे कि फॉलो करना है। तो लिखो, मांसाहार निषेध। आप मांसाहार का भक्षण नहीं कर सकते हैं। मांसाहार निषेध। सार्वजनिक भोज भंडारा, सबसे अंतिम। कुछ भी काम कर लो गांव वालों को, या कहीं भी जो यहाँ रहते हो, तुम भोज करा दो, वो शांत हो जाएंगे। वैसे तुम कुछ कार्य करोगे ना तो वो खुश नहीं होंगे, पर भोज करा दो गांव में, तब खुश हो जाएंगे कि हाँ, तब तुमने कुछ ढंग का कार्य किया है। हाँ, वैसे वो नहीं मानते कि तुम जब तक सफल भी होने के बाद भंडारा करा के सफल नहीं होगे ना, तब भी वो नहीं मानेंगे। कि जैसे एक मिम्स दिल्ली में चलता है कि जब तक दृष्टि वाला इंटरव्यू ना आ जाए ना, तब तक गांव वाले अब मानने को तैयार भी नहीं हुए हैं कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं इसका। तो वही बात है। कम उम्र या वृद्ध स्त्री से विवाह पर मनाही। यानी अपने से कम उम्र की लड़की से नहीं आप विवाह कर सकते, और किसी वृद्ध स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया। एक बात याद रखिएगा, दीन ए इलाही की आलोचना हिंदू और मुसलमान दोनों ने की है। ऐसा नहीं, क्योंकि मुसलमानों ने भी बहुत, जैसे कि ये जिस जो मनाएगा वो मांसाहार पर रोक लगा देगा, विवाह तो मुसलमानों ने भी किया है और हिंदुओं ने आलोचना की। अब लिखो, अन्य कुछ कार्य अकबर द्वारा किए गए धर्म से संबंधित में। हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेना। कौन ऐसा शासक था जो होली के त्योहार में दिल्ली सल्तनत का भाग लिया था? हाँ, फिरोज शाह और मोहम्मद बिन, पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदू के होली त्योहार में शामिल हुआ था। दूसरा लिखो, तिलक लगाना। जबकि तिलक लगाना तो मूल रूप से हिंदुओं का है, लेकिन ये कार्य भी किया था। लिखो, तिलक लगाना। तीसरा लिखो, झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन, लेकिन झरोखा दर्शन बड़े पैमाने पे किसके समय काल में किया? आज से आप लोगों की जियो की क्लास चलने वाली है। और हिजरी सनवत के स्थान पर, हिजरी सनवत, हिजरी सनवत, हिजरी सनवत के स्थान पर 1583 में इलाही सनवत की शुरुआत। इलाही सनवत। तो ये जो थे उनके धर्म से ही रिलेटेड, क्योंकि ये चारों कार्य धर्म संबंधित है, तो धर्म में और जो अन्य कार्य इन्होंने किया था वो। अब लिखो नेक्स्ट, वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार में क्या क्या किया इन्होंने? फाइनेंशियल रिफॉर्म।
इसमें बहुत सारे कार्य किए हैं इन्होंने। वित्तीय सुधार में पहला लिखो सिक्का, सिक्के या सिक्का, करेंसी किस किस तरह के। पहला राम सिया प्रकार के सिक्के। ये सिक्के क्या होता था कि राम और सीता का उस पर अंकन होता था, जो राम सिया प्रकार कहलाता था। दूसरा लिखो शेर शाह की तरह चांदी का रुपया व तांबे का दाम। शेर शाह की तरह चांदी का रुपया चांदी का रुपया व तांबे का दाम। लेकिन वहां अनुपात कितना था शेर शाह के यहाँ? शेर शाह में 1 ये था, लेकिन अकबर में ये कितना हो गया? 1:40। नेक्स्ट लिखो स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्कों को इनके यहां, स्वर्ण सिक्के जो हैं इनके यहां क्या कहलाता था? इलाही सिक्का। और इस सिक्के की कीमत कितनी होती थी? 10 रुपया के बराबर। अगर आपके पास एक स्वर्ण सिक्का इलाही है तो वो 10 रुपया के बराबर उसकी जो है वैल्यू मानी जाती थी। संसब नामक सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण सिक्कों में भी एक सिक्का था जिसका नाम संसब था, और ये सबसे बड़ा सिक्का था। इसका वजन था 100 तोला। 100 तोला सोच लो सोने के बराबर। 1 तोले में 10 ग्राम होता है। सोना जो होता है 1 तोले में 10 ग्राम होता है, तो सोच लीजिए 100 में, यानी 1000 ग्राम के बदले एक जो सिक्का था वो संसब सिक्का कहलाता था। ये हो सकता है उसका राजकीय सिक्का अपने पास। नेक्स्ट लिखो वृत्ताकार सिक्के को कहा जाता था इलाही। वृत्ताकार सिक्का यानी कि सर्कल में जो होगा इलाही। आयताकार व वर्गाकार। आयताकार व वर्गाकार सिक्का क्या कहलाता था? जलाली, जलाली। सिक्कों के बाद दूसरा पॉइंट बनाओ भू राजस्व व्यवस्था। वित्तीय सुधार के अंतर्गत दूसरा पॉइंट बनाओ भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जब्ती एवं क्रय प्रणाली प्रचलित। जब्ती एवं क्रय प्रणाली प्रचलित। जब्ती प्रणाली किसने लागू किया था अकबर के यहाँ? किसकी प्रणाली थे? टोडरमल। हाँ। दूसरा लिखो 1580 में आइन ए दहसाल, आइन ए दहसाल, हाँ दहशाला, तो एसएच, हाँ शाला, शाला, साला नहीं, साला अलग होता है। तीसरा लिखो पट्टा व कबूलियत व्यवस्था। पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था समझाया था मैंने। पट्टा क्या होता है, कबूलियत वही जो शेर शाह सूरी के यहाँ था। उसके ब्रैकेट में लिख दो रैयत बाड़ी से संबंध, क्योंकि किसानों से ही था ना पट्टा और दोनों, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का भी संबंध किससे है?
डायरेक्टली फार्मर से होता है। चौथा लिखो तकावी ऋण। क्या होता है तकावी ऋण? कृषि से पूर्व जो ऋण दिया जाता है, यानी खेती करने के लिए जो ऋण मुहैया सरकार कराती है वो तकावी ऋण कहलाती है। पट्टे पे जैसे देखो, पट्टा हम अभी जो प्रयोग करते हैं वो लीज पर जो भूमि दी जाती है उसके लिए। अभी खेत दो प्रकार से किसी को दिया जाता है। एक दिया जाता है पैसे पे, यानी वार्षिक तौर पे तय होता है कि 1 साल के लिए आप हमें एक मुश्त राशि जो होता है एनुअल रो पे, वन टाइम जो फिक्स्ड राशि होता है वो दे दीजिएगा। उसके बाद वो उस खेत में कुछ भी करे आप बोल नहीं सकते, वो क्या उपजाएगा क्या कुछ नहीं। दूसरी जो खेत देने की विधि होती है वो अनाज पर दी जाती है कि जो अनाज होगा वो तय होता है। वो जरूरी नहीं कि सब जगह, कहीं कहीं आधा आधा, वही बटाई व्यवस्था हो जाती है कि आधा जितना उत्पादन होगा आप हमें दोगे फसल का, आधा खुद रखोगे। लेकिन अधिकांश किसान जो होते हैं, जो थोड़े सॉरी वैसे लोग जो थोड़े से आर्थिक तौर पे संपन्न होते हैं, वो हमेशा लीज पर भूमि पैसे पर लेते हैं, क्योंकि जितना उत्पादन होता है वो उनका हो सकता है। और जो किसान गरीब मजदूर होते हैं, उन वो जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं, तो वो अनाज पर लेते हैं। पूरा परिवार मेहनत करके कृषि करता है और आधा हिस्सा जिसका जमीन होता है सिर्फ जमीन के किराए के रूप में आपका फसल ले लेता है। वही बटाईदार व्यवस्था है। तो पट्टा वो होता है अब। और वहां उस समय पट्टा होता था कि वहीं एक राजकीय पत्र की कितना % देना है, कि किसानों को कोई जमींदार जो वर्ग है वो बाद में जो है उनका शोषण न करे, इसलिए पट्टा व्यवस्था उस समय थी। ठीक है। और कबूलियत, किसान कबूल कर ले कि हम इतना देंगे। अब किसान भी नहीं कि मान लो उत्पादन इतना हो गया और हटे पीछे, तो किसान से कबूल करवाया जाता था, तो कबूलियत हो गई। और राजकीय पत्र की इतना % देना है वो पट्टा शब्द हो जाता था। पट्टा एवं कबूलियत शेरशाह ने शुरू किया था। अगला लिखो गला बख्शी या बटाई। गला बख्शी या बटाई विधि से, गला बख्शी, गला बख्शी या बटाई, सॉरी बटाई है ना, विधि से भी भू राजस्व। अब ये क्या होता था इसे समझो। गला बख्शी, अभी भी आप सोचे होंगे जो क्या होता है, महाजन होते हैं जहां वो पैसे रखते हैं, या जो व्यापारी होते हैं उसे गला शब्द यूज करते हैं कि आपके गले में कितना पैसा है। शब्द अगर बिजनेस जिसके घर में होगा तो आप लोग सुने होंगे, बोला जाता है कि आज गले में गला, गला ये है गला, ला, हाँ, तो गले में कितना आया वो। तो ये गला बख्शी है कि जब अनाज की कटाई हो जाती है तो जो ढेर कटने के बाद लग जाता है, उस आधार पर जो अनाज खेत में आ जाएगा, सॉरी खलिहान में आ जाएगा, उसके बाद जो विभाजन। और एक बटाई की विधि होती है कि खेत में लगी है, कटने के बाद जब बोझा बांध लिया जाता है, जिसको बोलते हैं ना धान का बोझा, गेहूं का, तो उस आधार पर ही बांट देना। तो बटाई के कई प्रकार होते हैं। इसके अलावा मान लो खेत में लगी है फसल, उसी में बता दिया कि इतना % का काट के हम रखेंगे, इतना का तुम। तो कई तरीकों से तो गला बख्शी होता था। अनाज जब खेत में खलिहान में आ जाएगा उस आधार पे बटाई हो जाती थी। नेक्स्ट लिखो भूमि को उच्च, मध्य व निम्न वर्गों के आधार पर, किस्म के आधार पर विभाजन। भूमि को उच्च, मध्यम व निम्न किस्म के आधार पर विभाजन। अब इसमें क्या होता था, जहां अच्छी उत्पादन होती थी तो वहां कर क्या लिया जाता था, अधिक। जो मान लो मिडिल मतलब ठीक ठाक होगी तो वो, और जो कम होगी तो वहां कम होता था। जैसे वहां पर मान लो 1/6 कर दिया जाएगा, 1/8 हिस्सा कर दिया जाएगा, 8वें भाग का एक हिस्सा वो लेगा। और जहां अच्छी होगी वो 1/3 लेगा, 3 भाग में से 1 भाग ले लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन व बुआई की उत्पादन व बुआई के आधार पर भी भू राजस्व। उत्पादन कितना हुआ उस पर भी ले सकता है, और बुआई जो हुई है उस पे भी शुरू में ही लगा सकता है कितना चाहिए।
अब जो रय व्यवस्था क्या है, सबसे पहले अब हमारे पास आता है कि रय व्यवस्था क्या है, जब्ती प्रणाली क्या है। तो रय व्यवस्था इसलिए लाया गया था कि जो स्थानीय कृषक होते हैं उन्हीं को उत्पादन का लाभ मिले। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में कोई कृषि कर रहा है और कोई बाहरी लोग, यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अभी देखिएगा चाइनीज बहुत मार्केट में आ गया सामान दिवाली के लिए। तो जो कुम्हार द्वारा बनाई गई मिट्टी है के वो कुल्हड़ या दिए वगैरह, उनका मांग कम हो गया। तो किसे नुकसान, किसे हुआ है, स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ और बाहरी लोग सस्ते में ला दिए। अब मोमबत्ती के डिजाइन में आ गया तो जो कैंडल बनाते थे उनको नुकसान हो गया, दिए के डिजाइन में आ गया तो कुम्हार को नुकसान हो गया। अब मान लो कि गांव में जो चुक्के बनते हैं वो ऐसे प्लेन प्लेन होते हैं, अब बाजार में देखिएगा रंगीन रंगीन चुक्के आते हैं। तो ये सब, तो स्थानीय किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था लाई गई थी, रय व्यवस्था, कि उनके उत्पादन का सही कीमत उन्हें अपने ही मार्केट में दिया जाए, बाहरी लोगों को मार्केट में नहीं आना दिया जाए, जो वो कृषि करे उन्हीं को जो है मिल जाए। तो वो रय व्यवस्था, जब्ती प्रणाली, जिसके आधार पर जो है भू राजस्व को ले आए। नेक्स्ट लिखो, गज ए सिकंदरी की जगह, गज ए सिकंदरी क्या था, हाँ, भूमि माप किसने लाया था, शेरशाह। तो लिखो गज ए सिकंदरी, ब्रैकेट में लिख लेना, शेरशाह की भूमि माप की इकाई, ताकि याद रखे, शेरशाह की भूमि माप की इकाई। गज ए सिकंदरी के स्थान पर गज ए इलाही का प्रयोग, गज ए इलाही का प्रयोग। अब वो गज ए सिकंदरी में सन की रस्सी का प्रयोग किया जाता था। इन्होंने लोहे के जो है दोनों तरफ जंजीर लगी होती थी और बांस की या बेत की वो बनी होती थी, उससे जो है मापा जाता था। ये अंतर था दोनों में। नेक्स्ट लिखो, जब्ती प्रणाली या दहसाल जो प्रणाली है सिमिलर ही है, उसी को जब्ती प्रणाली या दहसाल। तो अब हमने दहसाल प्रणाली लिखा है, बस समझिए कि दहसाल प्रणाली क्या थी। किसान को अपनी उत्पादन का स्थानीय स्तर पे जो भी कीमत है उसे मिले, उसके लिए क्या किया गया कि कम से कम 10 वर्षों का उत्पादन निकाला जाए, यानी कि 10 वर्षों में लगभग माना जाए कि कितना उत्पादन हुआ है, और 10 वर्षों का ही औसत निकाला जाता था कि राजस्व क्या लिया जा रहा है। ठीक, 10 वर्षों का उत्पादन निकालो और 10 वर्षों का राजस्व निकालो, इन दोनों को मिलाते हुए जो है तय किया जाता था कि अगले वर्ष जो है कैसे जो है वो उत्पादन देंगे, और वो इन दोनों के बदले 1/3 की तरह जो है लिया जाता था। और यही था 10 साल प्रणाली, यानी 10-10 वर्षों का दोनों का औसत लेके और तब लगान तय किया जाता था। वहीं चाहे जब्ती प्रणाली कहे आप या 10 साल प्रणाली, बस समझ लीजिए। नेक्स्ट लिखो, भूमि के प्रकार कौन कौन थे, पूछा भी गया है। पहला पोलज, भूमि के प्रकार में पहला लिखिए पोलज, प्रत्येक वर्ष, हाँ पोलज, पोलज, पोलज भूमि, प्रत्येक वर्ष जिसमें कृषि होगी वो पोलज कहलाएगी। दूसरा परती, 1-2 वर्ष से बुआई नहीं, 1-2 वर्ष से बुआई नहीं हुई हो, परती, परती नहीं छोड़ा जाता है, गांव में नहीं बोलते हैं खेत परती पड़ी हुई है, परती भूमि। 1-2 वर्ष से जिसकी नहीं की गई हो वो कहलाती थी परती। तीसरा लिखो चाचर, 3-4 वर्ष से जिसकी खेती नहीं होती है, 3-4 वर्ष, चाचर, चाचर। और चौथा लिखो बंजर। हम्म, ये लिख लो 5 वर्ष से अधिक से नहीं हुई हो, नहीं बंजर पे नहीं होगा, बाकी पे होगा। 3-4 वर्ष पे जिस वर्ष होगा उस वर्ष लिया जाएगा, लेकिन बंजर पे तो बिल्कुल नहीं होता। तभी तो बंजर भूमि को बढ़ावा कृषि करने के लिए उसने एक प्रणाली, अभी इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ, आगे लिखो।
अकबर ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के हेतु या कृषि योग्य बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित, अकबर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित। नेक्स्ट लिखो, एक प्रथा थी नाबूद प्रथा। अकबर के समय एक प्रथा थी नाबूद प्रथा। क्या थी ये प्रथा? कोई भी व्यक्ति जिसके पास जितनी भूमि हो, अपनी भूमि का 12.5% जो है वो अकृषि योग्य, मतलब उस पर कृषि के अलावा कोई भी, जैसे पशुपालन करे, वो मुर्गी पालन करे या कुछ भी बिजनेस करे, रख सकता है उस पर कोई। क्योंकि पहले ऐसे नहीं था कि आप कृषि को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वही रेवेन्यू का साधन था। आपको खेती अब जैसे नहीं करोगे किसी को क्या मतलब, तुम्हारी भूमि, तुम बंजर छोड़ो, तुम्हारा नुकसान। लेकिन वहां तो इसलिए ये प्रथा लाया था, लिखो 12.5%। कुल भूमि का अधिकतम 12.5% बगैर कृषि हेतु प्रयोग। कुल भूमि का अधिकतम 12.5% गैर कृषि कार्यों हेतु प्रयोग। एक और इसके यहाँ भू राजस्व की प्रणाली थी जो कहलाता था नक्श प्रणाली। वो क्या था? नक्श प्रणाली। अनुमान के आधार पर भू राजस्व की वसूली, यानी वो अनुमान लगा लेता था कि ऐसी भूमि है तो इतना ही देना। उसमें ना तो 10 वर्षों का उत्पादन निकाला जाता था और ना ही 10 वर्षों का लगान निकाला जाता था, उन दोनों को नहीं निकाला जाता था। यानी अनुमान के आधार पर जिस भूमि का राजस्व तय होता था वो कहलाता था नक्श। नवरत्न ये सब तो फैक्ट्स है, वो तो हर बुक्स में आपको कहीं मिल जाएगा। अब लिखो वास्तुकला, अकबर का वास्तुकला। मुगलों की जो वास्तुकला थी वो किस शैली पर आधारित थी? मुगलों के यहाँ जो वास्तुकला थी वो किस शैली पर आधारित थी? इंडो इस्लामिक। क्योंकि जब हम बौद्धों के समय देखे थे तो वहां इंडो यूनानी भी हमें देखने को मिला था, जो अपोलो देवता से मिलता जुलता बना था। तो लिखो इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित। पहला पॉइंट लिखो, इंडो इस्लामिक शैली पर आधारित। क्योंकि हुमायूं के समय अकबर ने तो ऐसा कुछ बनवाया, एक चारबाग जो हमें देखने को मिला। हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण किया, बहुत कार्य तो उन्होंने किए नहीं थे, अकबर के समय बहुत हुआ है। तो उसमें लिखो इंडो इस्लामिक शैली। अब इंडो इस्लामिक शैली में प्रयोग किसका किसका होता है? तो लिखो खुरदुरे पत्थर, खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर। खुरदरे पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर। महीन अलंकरण, मतलब महीन से जो है डिजाइन एकदम जो है भव्य व विशाल इमारतें इनके समय देखने को मिलेंगी। बड़ी बड़ी इमारतें देखने को, जैसे लाल किला देखेंगे आप, जो भी कुछ आगरा का किला, तो भव्य और विशाल इमारतें देखने को मिलेंगी। और पहली बार जहांगीर के शासनकाल में जब जाइएगा,
तो पित्रादुरा तकनीक देखने को मिलेगी। अकबर तक पित्रादुरा तकनीक नहीं प्रयोग होता था। सबसे पहले ग्यास बेग, जिसको एतमुदौला का उपाधि जहांगीर ने ही दिया था, उसकी पुत्री नूर जहां ने अपने पिता के लिए जो मकबरा बनवाया था उसमें जो है पित्रादुरा तकनीक का, जिसमें क्या होता है, पत्थरों पर हीरे जवाहरत और रत्न से नक्काशी की जाती है। तो कह सकते हैं महीन अलंकरण व नक्काशी, ये सभी कुछ खासियत थी इंडो इस्लामिक। अब हम अकबर के परिप्रेक्ष्य में लिखिए क्या क्या किया था उसने। पहला, हुमायूं का मकबरा आगरा किला का निर्माण, आगरा किले का निर्माण, फतेहपुर सिकरी का किला, फतेहपुर सिकरी का किला। अब यहाँ फतेहपुर सिकरी के किले में 2-3 पॉइंट याद रखिए। फतेहपुर सिकरी किला जो है उसको अकबर ने अपने शासन काल में प्रशासनिक राजधानी बनाई थी। लिखो, प्रशासनिक राजधानी घोषित। फतेहपुर सिकरी जो बना हुआ है वो वैसे बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर का। पूरा जो किला देखेंगे आप तो वो पूरा जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लेकिन उस किले के अंदर एक जो बना हुआ है मकबरा, वो सफेद संगमरमर का, पूरी तरह वो सफेद संगमरमर का देखने को मिलता है। वो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जो कि उनके गुरु थे और ऐसा उनका मानना था कि उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र जहांगीर की प्राप्ति हुई थी। और यही वजह था कि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम रखा गया था। तो लिख लो, उसी से लिखना, शेख सलीम चिश्ती का, हाँ, फतेहपुर सिकरी जो है उसको उन्होंने अपनी प्रशासनिक राजधानी, जैसे मेन राजधानी तो कल इनकी दिल्ली होती थी या फिर आगरा, तो ये आगरा से कार्य करते थे, इसलिए उसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाए थे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कैपिटल जो है उसे बनाया था। जैसे अभी कई ऐसे देखेंगे राज्य होते हैं, जैसे कि आप दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं तो वहां उसकी 3 राजधानियां देखने को मिलती है, प्रशासनिक, वैधानिक और न्यायिक। 3 अंग होते हैं ना, प्रशासनिक, न्यायिक और वैधानिक। तो वहां पर वो तीनों अलग अलग राजधानियां हैं। ठीक है, यहां पर भी जैसे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है शिमला को बनाया गया। कई ऐसे होते हैं जिनकी राजधानियां 2, शायद हिमाचल में भी या कोई राज्य भी है जिसने 2 राजधानियां अपनी बना रखे। हाँ, धर्मशाला बना रखी है, तो वैसे उन्होंने बना रखी थी। तो उसी में लिखना फतेहपुर सिकरी में ही सलीम चिश्ती का मकबरा, ब्रैकेट में लिख लेना संगमरमर का बना हुआ है। और कल तो मैंने बोला ही था कि आगरा के किला में उन्होंने जैता और फतेहा का, सॉरी, जयमल और फतेहा जो नाम थे उनका बनाया था मेवाड़ के लिए। नेक्स्ट लिखो, बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण। इलाहाबाद का किला, क्योंकि उन्होंने अशोक का एक स्तंभ अपने पुत्र से कहकर कन्नौज से कहा मंगवाया था, इलाहाबाद में मंगवाया था। नेक्स्ट लिखो, इनके शासन काल में कुछ चित्रकारों के नाम लिख लो, पूछा जाता है कभी कभी। प्रमुख चित्रकार, चित्रकारी याद रखना हुमायूं के भी समय काल में हुई है, पर चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को कहा जाएगा, क्योंकि उसे चित्रकारी पर पकड़ जो थी अच्छी थी। तो लिखो चित्रकारों में मीर सैयद अली, चित्रकारों में प्रमुख चित्रकारों का नाम लिखो, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली। नेक्स्ट लिखो, अब्दुल समद खान,
अब्दुल समद खान। हाँ। दसावन, दसावन नहीं था, बसावन था। दशवंत है वो, दशवंत और बसावन। बसावन लिखो, दशवंत और इनायत, प्रमुख का नाम लिख लो, है बहुत। बसावन, दशवंत और इनायत। हम्म, बसावन, दसवंत, दसवंत व इनायत, इनायत। अब लिख लो साहित्य। प्रमुख साहित्य लिख लो अकबर के शासनकाल के। अकबरनामा, अबुल फजल, ये 3 भागों में लिखा गया है और सब में अलग अलग उनके शासनकाल का वर्णन है। लेकिन एक और जो है साहित्यकार जिसने अकबरनामा के नाम से ही लिखा है, ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि अकबरनामा पूछ के अगर अबुल फजल नाम नहीं दिया हो तो फैजी ने भी बाद में अकबरनामा नाम से एक पुस्तक लिखी है। लिख लो, फैजी ने भी इसी नाम से, यही पुस्तक नहीं बल्कि इसी नाम से उसने पुस्तक लिखी है, फैजी। एक प्रमुख और लिख लो, बहुत है, तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी। निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। दिल्ली में निजामुद्दीन के नाम से बहुत स्टेशन, कई प्लेस मिलेंगे। अभी जब तक सर शायद आए हैं, सर बैठे हुए हैं, प्रशांत सर हैं, प्रशांत सर हैं वो, तो रहने दो फिर। कल के सेशन में जहांगीर, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर हो जाता है, अकबर बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रशासनिक सुधार वगैरह इन्हीं के शासनकाल में है, और इन्हीं को याद रखना जो है मुगलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कल के सेशन में हम जहांगीर और शाहजहां दोनों को कवर कर लेंगे। अभी जो क्लासेस शायद इस सप्ताह आप लोगों का अभी क्या चल रहा है, सुमित सर इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, खत्म हो जाएगी फिर पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। एक सप्ताह में मेन मेन टॉपिक